राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से आरपीएससी की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकाल दी गई है। हालांकि बिहार में भी ऐसी ही पोस्ट आने वाली थी, लेकिन वहां केवल अभी 100 पोस्ट आई है, केवल एक डिपार्टमेंट की आई है, 113 पोस्ट के करीब। यहाँ क्या है, करीब 1014 वैकेंसी, टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 1014 वैकेंसीज निकाली गई हैं। और इन वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट की हैं, और इसमें से मैक्सिमम वैकेंसी जो है वो सिविल की है। वो आमतौर पर होता ही है। ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें आज हम बात क्या करने वाले हैं, आपने और भी वीडियोज देखे होंगे, है ना, इसमें बहुत सारे वीडियोज बनाए जा चुके हैं, लेकिन इसमें स्पेशली डायरेक्टली हम मुद्दों पे बात करने वाले हैं। जैसा कि पहला मुद्दा है कि अदर स्टेट अलाउड और नॉट, अदर स्टेट वाले अलाउड रहेंगे नहीं रहेंगे, फाइनल ईयर के स्टूडेंट अलाउड रहेंगे या नहीं रहेंगे, एग्जाम पैटर्न इसका कैसा रहेगा, और सिलेबस इसका कैसा रहेगा, सिलेबस के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे इसमें 3 फेज में एग्जाम होगा, प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो ये तीनों फेज कैसे कैसे होंगे, इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेंगे, और क्या ये एग्जाम की तैयारी आखिर करनी किसको चाहिए। जो आरआरबी जेई की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आरआरबी जेई की अगर आपके पास 3000 पोस्ट है और यहाँ आपकी 1000 पोस्ट है, 1000 पोस्ट में ध्यान रखिए, आरआरबी जेई में 3000 पूरी पोस्ट है, लेकिन यहाँ क्या है, अदर स्टेट के लिए कुछ पोस्ट ही रहेंगी जो जनरल कैटेगरी के लिए रहेंगी, मतलब सभी पोस्ट में अदर स्टेट अलाउड नहीं रहेंगे, है ना। तो इसमें किसकी किनको ये तैयारी करनी चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है, मतलब कि लेवल 9 5400 की जॉब है, मतलब कि आप समझ सकते हैं एक बड़ी बहुत अच्छी पोस्ट है पीएससी के अंदर। हाँ, राजस्थान के अंदर जो है, राजस्थान के उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है ना, उनको फायदा भी मिल रहा है, अगर वो कैटेगरी वाइज है तो उनको फायदा मिल रहा है, अगर जनरल कैटेगरी से है तो जनरल से भर सकते हैं। जो अदर स्टेट के लोग हैं उनके लिए ये रहेगा कि ये जनरल कैटेगरी के अंदर जितनी सीटें आएंगी उन सीटों में भर सकते हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर देखिए लिखा हुआ है 87 है, यहाँ 14 है, पीएचईडी में 14 है, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग पोस्ट है, इनमें आप जो है तो अप्लीकेबल है। और जनरल कैटेगरी के अंदर भी ठीक ठाक सीट है, बढ़िया सीट है, तो इसमें आप भर सकते हैं, अच्छी खासी सीट आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। दूसरी बात ये है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है, इसके बारे में चलिए मैं डिटेल में थोड़ा सा बात ही कर लेता हूँ। उसके बाद फिर बात करूंगा कि इसकी तैयारी करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, किन के लिए ठीक रहेगा। सबसे पहले देख लीजिए इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है। एलिजिबिलिटी का पहले देख लीजिए। एलिजिबिलिटी देखिए, इसमें आपके पास अगर बी या बीटेक है, बी या बीटेक है, आप किसी ब्रांच से हैं तो आप एलिजिबल हैं। एलिजिबल हैं, साथ में क्या है, अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं, फाइनल ईयर आपका रनिंग चल रहा है, तब भी आप एलिजिबल हैं, तब भी आप एग्जाम को दे सकते हैं, बशर्ते कि जो इसका मेन एग्जाम होना चाहिए ना, जैसे तो पहले प्रीलिम्स होगा फिर मेंस होगा, तो मेंस एग्जाम होने के पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। मतलब कि जैसे मान लीजिए अभी आप फाइनल ईयर में हैं, है ना, और आपका मेंस एग्जाम मान लीजिए मई जून के बाद होता है 2025 में, अगर ऐसा होता है, अक्सर चला जाता है, मतलब देखा जाता है कि राजस्थान के अंदर ये चीजें बहुत डिले होती हैं, है ना, टाइम, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है पूरे एग्जाम होने में, तो चला जाता है। तो आप अभी प्री एग्जाम तो दीजिए, फिर मेंस दीजिएगा, और फिर आपको जो है तो आप इसमें वैलिड हो सकते हैं, इसमें आप भर सकते हैं फॉर्म और अप्लीकेबल हो सकते हैं। अभी तो जरूर फॉर्म भरिए क्योंकि आप लोगों को दिया गया है। ठीक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दिया, ये बता दिया। अब सबसे चलते हैं कि इसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। सिलेबस में बाद में चलेंगे, पहले पैटर्न में चलते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ, मैं डायरेक्टली आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद बताता हूँ। देखिए, पहले क्या होगा, प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर उसके बाद जो है तो मेंस एग्जाम होगा, फिर लास्ट में इंटरव्यू होगा। तो प्रीलिम्स के अंदर देखिए क्या रहेगा कि आपका पेपर होगा पहले जीएस का, जनरल स्टडीज का पेपर होगा। जीएस के अंदर स्पेशली आपका राजस्थान जीके रहेगा, उसमें कुछ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी रहेगा, पर मोस्टली जो डेडिकेटेड रहेगा, फोकस रहेगा, वो राजस्थान की तरफ रहेगा। तो ये 200 नंबर का होगा, ठीक है ना, 200 नंबर का होगा। और फिर 200 नंबर का आपका अपनी ब्रांच स्पेसिफिक होगा, मतलब जैसे मान लीजिए आपकी सिविल इंजीनियरिंग है, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपका 200 नंबर का पेपर होगा। तो कुल कितना हो गया, 200 प्लस 200, मतलब कि 400 नंबर का आपका प्रीलिम्स होगा। ठीक। ये जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, ये कितने लोगों को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा, तो इसमें 15 टाइम्स 15x लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। जितनी वैकेंसी है, तो मान लीजिए 1000 वैकेंसी है तो इंटू 15 कर दीजिए, लगभग 15,000 लोगों को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। अब ये जो 15,000 लोग हैं, ये फिर मेंस का एग्जाम देंगे। अब मेंस का पेपर कैसा होगा,
जो प्रीलिम्स का पेपर होगा इसमें आप कितना भी नंबर पाए हो, बस आपको कट ऑफ निकालनी है। कट ऑफ के बाद आपका ये नंबर आगे कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। मेरिट लिस्ट में नंबर आएगा तो ये नंबर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, वहां केवल मेंस और इंटरव्यू का नंबर कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए जो मेरिट बनेगी, जो सिलेक्शन होगा वो यहाँ से शुरू होगा। ये तो एक पहली सीढ़ी है, आप मेंस एग्जाम देने के लिए बस हो गए, है ना। अब देखिए जो मेन एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। जो प्रीलिम्स एग्जाम था वो ऑब्जेक्टिव नेचर का था, और ये वाला सब्जेक्टिव नेचर का रहेगा, डिस्क्रिप्टिव नेचर का रहेगा। इसमें आपको लिखना पड़ेगा। इसके अंदर भी 2 पेपर्स रहेंगे, एक कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे, दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब वही है कि आपकी जो ब्रांच है, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, मतलब टेक्निकल वाला पोर्शन, ठीक। तो जो कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा उसमें देखिए एक हिंदी रहेगा, हिंदी लैंग्वेज का आपका रहेगा। 100 नंबर का पेपर आपका हिंदी का होगा, 100 नंबर का हिंदी का रहेगा। दूसरा रहेगा 100 नंबर का आपका रहेगा सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग रहेगी, ये इथिक्स टाइप का, इंजीनियर्स के लिए क्या एथिक्स होना चाहिए इसके बारे में बात की गई है ना। जैसे कोई मान लीजिए वर्किंग है आप एज ए इंजीनियर, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या आपके अंदर ऐसे गुण होने चाहिए, क्या ऐसे नैतिक मूल्य होने चाहिए ताकि आप एज ए इंजीनियर वहां काम कर सकें, है ना। तो ये होना चाहिए। 100 नंबर का इसका पेपर रहेगा। कुल मिला के 200 नंबर का ये कंपलसरी, मतलब ये आपका रहेगा ही रहेगा। फिर उसके बाद क्या रहेगा, 200 नंबर के 2 पेपर और होंगे जो टेक्निकल होंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग है आपका, 200 नंबर का एक पेपर होगा, पेपर 1, और फिर दूसरा पेपर 200 नंबर का होगा। तो कुल कितना हो गया, 200 200 400, और ये 100 100 600। मतलब जो आपका मेंस एग्जाम होगा वो 600 नंबर का होगा। ये 600 नंबर का आपका मेंस एग्जाम हो रहा है। तो ये वाला जो है तो आपकी मेरिट डिसाइड करेगा, मेरिट यहीं से बनेगी आपका। 600 नंबर में जब आपकी मेरिट ये बनेगी, मेरिट कैसे बनेगी, इसका कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए कैसे कॉल किया जाएगा, वो मैं आगे बता रहा हूँ। और इंटरव्यू जो है तो 72 नंबर का रहेगा, अलग से रहेगा। तो कुल जो है आप जो मेरिट बनेगी 672 में से बनेगी। 672 में आप कितना पा रहे हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब अभी देखिए जो कंपलसरी सब्जेक्ट है इनके अंदर भी कुछ है, कुछ मतलब इनके अंदर क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है इनके अंदर, देखिए जो मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि आपका जो ये वाला है, कौन सा, कंपलसरी सब्जेक्ट, इसमें से आपको मिनिमम 100 नंबर में से 35 नंबर तो लाना है। 100 में से 35 नंबर लाना है। अगर आप 35 नंबर नहीं लाएंगे तो आप पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। मतलब 35% मिनिमम लाना है, समझ रहे हैं ना। 35% मिनिमम आपके होने चाहिए। और ये क्या डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आपको पता है, तो इसमें आपको लाना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा, ठीक। और टेक्निकल के अंदर भी आपको परसेंट, मतलब इनका मिनिमम एक परसेंटेज का क्राइटेरिया रहेगा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्रोवाइड नो कैंडिडेट फेल टू ऑब्टेन मिनिमम 35% मार्क्स ऑन ईच टू कंपलसरी पेपर्स। कंपलसरी पेपर्स में से आपको 35% मिनिमम लाना है, एंड मिनिमम 40% मार्क्स ऑन एग्रीगेट। और ओवरऑल आपको जो होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए, मिनिमम कम से कम 40% होना चाहिए ओवरऑल मिला करके, दोनों का मिला करके। मतलब एग्रीगेट, मतलब जो सबको मिला करके जोड़ने पर भी 40% से आपका ज्यादा आना चाहिए। कमीशन फॉर इंटरव्यू विच कैरीज 72 मार्क्स, हाँ ठीक है ना। कमीशन सेल अवार्ड मार्क्स ईच कैंडिडेट इंटरव्यू बाय, ठीक है, कमीशन प्रोवाइड करेगा। कुल मिला के मैंने आपको बता दिया है कि इतना मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। यहाँ देखिए नोट लिखा हुआ है, एक नोट पॉइंट, कमीशन शैल नॉट रिकमेंड एनी कैंडिडेट फॉर स्टेट हु हैज फेल्ड टू ऑब्टेन मिनिमम 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट। एग्रीगेट के रूप में आपको 50% नंबर लाना पड़ेगा ओवरऑल। ओवरऑल सबका मिला करके कितना लाना पड़ेगा, देखिए 35 तो आपको सेक्शनल लाना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल मतलब जैसे देखिए 672 आ रहा था ना, 672 का आधा, 672 का आधा कर दीजिए, 336 नंबर से प्लस आपको लाना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। इसका थोड़ा सा उसमें मिलेगा कि द कमीशन इन केस ऑफ वुमेन, ओबीसी है, बैकवर्ड क्लासेस है, SC STs है, up to number of vacancies for them amongst those who qualify the interview even they fail to, उनको ले लिया जाएगा। अगर आप वो इंटरव्यू क्वालिफाई कर देते हैं और उनका कट ऑफ बन जाता है, भले उनका ये 50% से कम रहेगा तब भी उनको ले लिया जाएगा, बस कि वो इंटरव्यू क्वालिफाई करें।
ये देखिए यहाँ लिखा हुआ सारा कुछ। तो ये देखिए, हालांकि इसको आपने कई वीडियो में देख लिया होगा। अब जो है तो आगे बात करते हैं सिलेबस का, एग्जाम पैटर्न का, इसके बारे में बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न तो जैसे कि मैंने बता दिया है आपको, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा एक बार छोटा सा मैं और, प्री रहेगा और मेंस रहेगा, प्री और मेंस, है ना। प्री 200 नंबर का प्लस 200 नंबर का, और मेंस रहेगा आपका कितना, 100 नंबर का, 100 नंबर का, फिर 200 नंबर का, फिर 200 नंबर का, है ना। और इंटरव्यू आपका रहेगा, इंटरव्यू कितने का रहेगा, 72 नंबर का रहेगा। इसमें जो मेरिट बनेगी वो इतने से बनेगी, ठीक है ना, ये रहेगा। अब चलिए सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या क्या कैसा रहेगा। सबसे पहले प्रीलिम्स का सिलेबस देख लीजिए, है ना, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं होगा तो आप फिर क्या करेंगे। तो देखिए जो प्रीलिम्स एग्जाम का जो सिलेबस रहेगा आपका, सबसे पहले देख लीजिए आपका जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज रहेगा। जनरल नॉलेज के अंदर क्या क्या रहेगा ये देख लीजिए। राजस्थान का पूरा जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, इट्स ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड कल्चर। ये 200 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा, ठीक। इसके अंदर क्या क्या रहेगा डिटेल में, अगर आप देखना चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं। ये देखिए करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, करंट अफेयर में नेशनल इंटरनेशनल दोनों पढ़ना है, ध्यान रखिए, केवल राजस्थान का नहीं, करंट अफेयर्स आपको पूरा पढ़ना है। गेम्स है, स्पोर्ट्स है, स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल सब कुछ। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान स्पेशली आपको पढ़ना है ना। जैसे मेडिवल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग पढ़ना, सोशियो इकोनॉमिक लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन, फ्रीडम मूवमेंट में कौन कौन से लोगों ने भाग लिया था स्पेशली जो राजस्थान से रिलेटेड थे, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन कैसे बने थे, म्यूजिक, डांस, थिएटर, रिलीजियस बिलीफ्स, कल्ट, सेंट, पोएट्स, वॉरियर एंड सेंट, लोक देवता वहाँ के कौन कौन माने जाते हैं, है ना, और लोक देवियां वहाँ कौन कौन सी मानी जाती हैं राजस्थान के अंदर, ये आपको पढ़ना है। हैंडीक्राफ्ट्स वहाँ के क्या क्या है, फेयर्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, कस्टम्स हैं, ड्रेसेस हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, ये सब कुछ मतलब वहाँ के लोकगीत हैं, वहाँ के त्योहार हैं, वहाँ के फोक्स हैं, डांसेस हैं वहाँ के, ये सब कुछ मतलब आपके स्लिप ऑफ टंग में होना चाहिए। मतलब इसको आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ाई इनकी कर लेनी है, ठीक। रही बात जनरल साइंस की, जनरल साइंस के अंदर आपको पता है साइंस के अंदर जो डेली एक्टिविटीज जो होती हैं, और खासकर जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट, एलिमेंट्स, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इनको आप अच्छे से करना पड़ेगा इनको आपको। इसके लिए हम डिटेल में बताएंगे भी कि आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप को आप ज्वाइन करिएगा, इस डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डेडिकेटेड बताया जाएगा आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। अगर आप बीपीएससी ए की भी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ सीट बहुत कम है, तो भी आप जो है तो वहाँ की तैयारी भी कर सकते हैं, वहाँ अच्छी सीट्स हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, है ना, स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, जैसे फूड एंड कॉमर्शियल क्राफ्ट्स ऑफ द राजस्थान, इनके बारे में आपको पढ़ना है। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, मेजर इरिगेशन एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, जैसे आपको पता है कि राजस्थान के अंदर बहुत सारे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं, कैनाल के प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं, इंदिरा गांधी कैनाल वगैरह वो सब लाए गए हैं, उनके बारे में। और 5 ईयर प्लान्स के बारे में कि क्या क्या 5 ईयर प्लान्स रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको कौन कौन से फंड मिलते हैं, करंट बजट के अंदर राजस्थान का क्या सिनेरियो, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ये सब चल रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन राजस्थान के अंदर कौन कौन सी है, इन सब के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए ज्योग्राफी पढ़ना है, नेचुरल रिसोर्सेस पढ़ना है कि राजस्थान की ज्योग्राफी कैसी है, वहाँ क्या रिवर, माउंटेन, हिल्स, क्या क्या कैसे कैसे कॉन्टिनेंट कौन से ओशियन से लगता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। इकोलॉजी और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना है, जैसे वहाँ अगर आपका रेगिस्तान है तो कौन सा रेगिस्तान में कौन कौन सी वहाँ इकोलॉजी है, वहाँ क्या डाइवर्सिटी है ना। राजस्थान की फिजियोग्राफी, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, सॉइल रीजन है, बोर्ड फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर जैसे प्रॉब्लम्स और पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, डार्ट, फेमाइन, ये सब जो सूखा वगैरह वहाँ पड़ता है, इसको आप कैसे निपटा सकते हैं और कैसे कैसे पढ़ा है पहले, इतिहास में कैसे पढ़ा है, और उसके लिए सरकारें क्या काम कर रही हैं, इन सब चीजों के बारे में आपके पास डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए, ठीक। वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, एनर्जी प्रॉब्लम्स एंड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी राजस्थान के अंदर कौन कौन से अपनाए जा रहे हैं, फिर पूरे होलिस्टिक पूरे नेशन में कैसे अपनाए जा रहे हैं, इंटरनेशनली भी क्या डेवलपमेंट चल रही है,
इन सब चीजों के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक, तो ये रहा देखिए प्रीलिम्स का सिलेबस के अंदर का जीएस वाला पोर्शन, स्पेशली जीएस वाला पोर्शन। अब चलते हैं अपन सिविल वाले पोर्शन के अंदर। यहाँ क्या है कि सिविल का पोर्शन रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव नेचर का। समझिए, ऑब्जेक्टिव नेचर का रहेगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे 200 नंबर के। तो देखिए टॉपिक्स आपके वही हैं, है ना, इंजीनियरिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सर्वेइंग है, सॉइल जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, पूरा डिटेल में देखिए पूछा गया है। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, इसके अंदर सोम का पोर्शन है, स्टॉस का भी पोर्शन है, दोनों चीजें हैं। स्टील स्ट्रक्चर है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर है, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, हाईवे एंड ब्रिजेज। ये पूरा सिलेबस है, डिटेल सिलेबस आपको ग्रुप के अंदर दे दिया जाएगा, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप का लेके दिया हुआ, वहां जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा कुछ वहां डिटेल्स दिया जाएगा, कैसी तैयारी करनी है ये भी सब कुछ बताया जाएगा प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में, है ना। देखिए कॉन्सेप्ट डिकोडर हमेशा यही देता रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलनी चाहिए। हम कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट कितना भी जटिल हो उसको डिकोड कर देना, यह कॉन्सेप्ट डिकोडर की खासियत रही है। जब से कॉन्सेप्ट डिकोडर चला है, मतलब कि 2013 से चल रहा है ना, तब से यही करता है कॉन्सेप्ट डिकोडर। आपके कॉन्सेप्ट जब तक अच्छे नहीं होंगे, और ध्यान रखिए जो आरपीएससी का एग्जाम है ना, ये कॉन्सेप्ट को डिकोड करने का एग्जाम है, मतलब आपका प्री होगा फिर मेंस होगा, ये आप तभी कर पाएंगे जब पहले से आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रहेंगे, राइट। ये चीजें हैं। अब ये मैंने अभी आपको प्रीलिम्स का सिलेबस बता दिया। अब देखिए जो मेंस का सिलेबस है, मेंस का सिलेबस आपको देखना है। सबसे पहले तो आपके पास हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। ठीक, हिंदी, हिंदी आपके पास 3 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, बढ़िया डिटेल में पेपर होता है। पूरा सिलेबस दिया है कि जैसे संधि पूछी जाएगी, संधि है, समास है, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द। अगर आपने 10वीं तक पढ़ा होगा हिंदी में, 10वीं तक, तो एकदम आराम से आप कर ले जाएंगे। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकांतिया, परिभाषिक शब्दावलियां, ये सब जो है तो पूछी जा रही है। फिर संक्षिप्तीकरण, वृद्धिकरण, पत्र लेखन, प्रारूप लेखन, अनुवाद, ये सब जो है तो हिंदी में आपका पूछा जाएगा। शब्द सीमा मतलब आपको निबंध लिखना है 500 शब्दों के अंदर, किसी समसामयिक मतलब कोई करंट अफेयर के ऊपर आपको निबंध लिखना होगा। ये आपका हिंदी का पूरा रहेगा, समझ रहे हैं ना, मतलब बढ़िया एकदम। क्योंकि ये पूरा सब्जेक्टिव नेचर का रहेगा, ध्यान रखिए मेंस पूरा सब्जेक्टिव है, तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये पूरा आपका सब्जेक्टिव नेचर, मतलब आप इसके बारे में क्या जानते हैं, कितना लिख सकते हैं, ये पूरा इसका पेपर होगा हिंदी का। फिर हिंदी के बाद होगा इसमें सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, ये कंपलसरी पेपर 2 है। इसके अंदर सोशल एस्पेक्ट क्या है इंजीनियरिंग का, है ना, मतलब कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सोशल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट। ठीक, डेवलपमेंट क्राइटेरिया क्या है, जीएनपी क्या है, एनर्जी कंजम्पशन। फिर रूरल इकोनॉमी के बारे में, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब क्या है इसके बारे में, लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये सब आपके पास। आपको जब ये इनकी जानकारी रहेगी, सोशल मुद्दों की जानकारी रहेगी, तभी तो आप उस तरह से एक आइडिया दे पाएंगे। या फिर वहाँ क्योंकि एज एन असिस्टेंट इंजीनियर रहेंगे, असिस्टेंट इंजीनियर का काम एक मतलब एग्जीक्यूशन का काम मेनली होता है, जो कि आपको जाकर के किसी भी प्रोजेक्ट को जाकर एग्जीक्यूट करना होता है। तो आपको ये सब जानकारियां जो है तो होनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन के बारे में होना चाहिए कि डब्ल्यूटीओ में क्या चल रहा है ना, या फिर आईएमएफ किनको लोन दे रहा है, क्या चीजें, मतलब इनके बारे में बेसिक जानकारियां जो है तो होनी चाहिए। फाइनेंसिंग मेथड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट, बीओटी है, पीपीपी मतलब वही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होता है। और इसके लिए जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि एनएचएआई के हाईवे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, डेडिकेटेड फ्लोट कॉरिडोर, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स, इनके बारे में, राजस्थान के अंदर जो रिफाइनरी का प्रोजेक्ट चल रहा है, इनके बारे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा डिटेल्ड स्टडी आप इसके बारे में किए हुए होने चाहिए। टेक्नोलॉजी है फॉर रूरल एंड डिजर्ट एरियाज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट एरियाज, मतलब डेजर्ट के बारे में, वहाँ क्या साइंटिफिक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या टेक्नोलॉजी वहाँ डेवलप की जानी चाहिए, वहाँ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, ये सब जो है तो आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में सिलेबस अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, और वही एकदम सारी बेसिक चीजें, ये इनको हम और ज्यादा डिटेल में भी बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी आप टेंशन मत लीजिएगा कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, नहीं बन रहा, सब कुछ बताएंगे, बस आप जो है तो
ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। उस लिंक को जाकर के आपको ज्वाइन करना है और वहां आपको सारी जानकारी इसके रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। ठीक, जब आप ये दोनों पेपर कर लेंगे तो ये दोनों पेपर करने के बाद फिर आपका आता है सिविल इंजीनियरिंग का पेपर, जो कि 2 पेपर होंगे, 200 नंबर के मैंने बताया था। तो 200 नंबर के जो 2 पेपर होंगे, इसमें एक पहला पेपर रहेगा। पहला पेपर के अंदर इसमें देखिए सब्जेक्ट बांट दिया गया, जैसे सोम का रहेगा सॉइल फाउंडेशन। सिलेबस जो इन्होंने दिया है ना, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर सिलेबस है। मतलब कि जैसे इंडेक्स प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आएंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, फील्ड आइडेंटिफिकेशन। मतलब देखिए एकदम कितना एकदम पूरी तरह से स्पेसिफाइड है, वेल डिफाइंड सिलेबस है ना। जैसे लेबोरेटरी टेस्ट आएंगे, सॉइल वाटर रिलेशनशिप्स, वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, कंसोलिडेशन, एसियर स्ट्रेंथ, अर्थ प्रेशर, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, बियरिंग कैपेसिटी, कंपैक्शन। यहाँ से जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके अंदर भी दिया हुआ है, जैसे रैंकाइन एंड कॉलम थ्योरी, कूलम थ्योरी, ये आएगा, है ना, यहाँ से पूछा जाएगा। तो कुल मिला के जो सिलेबस है वो बहुत ही एकदम वेल डिजाइंड है, वेल स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चरल डिजाइन है, स्ट्रक्चरल डिजाइन 2 है, SDD2। फिर पेपर 2 के अंदर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स रहेगा, सर्वे रहेगा, और उसके साथ साथ आपका रहेगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, रोड मटेरियल, कंस्ट्रक्शन स्टोन मैसनरी है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं ये आप पढ़ लीजिए। ब्रिक मैसनरी के अंदर क्या क्या टाइप्स होते हैं, है ना, स्टील वर्क, रूफिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, सेंटरिंग, सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई रहेगा, और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का भी पोर्शन रहेगा। तो सब कुछ एकदम वेल डिफाइंड पूरी तरीके से दे दिया है। मतलब आपको कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि यार क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। जो जो पढ़ना है सब कुछ एकदम डिटेल में पढ़ना है, बस जो जो टॉपिक्स दिए हैं उनको कर लेना है। हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ठीक, ये सारा कुछ जो है। तो ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग, ये सारा सिलेबस है। सिलेबस को मैंने लगभग पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है। आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पूरी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। पूरी पीडीएफ ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगी, बस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, या फिर कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको मिल जाएगा इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आरपीएससी का नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। ठीक, ये रहा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको तैयारी करनी चाहिए, अभी इसकी कौन लोग हैं जो इसकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए इसमें 2-3 कैटेगरी के लोग आ जाते हैं। कौन लोग तैयारी कर सकते हैं, देखिए एक तो क्या है, ये पेपर थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस वाला पेपर है ना। डिटेल्ड एनालिसिस के साथ साथ आपकी राइटिंग स्किल्स भी मांगता है ये, राइटिंग स्किल्स। तो देखिए जिनके पास राइटिंग स्किल्स नहीं है, जिनको लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लिखने में इरिटेशन आता कुल मिला के, वो लोग इस एग्जाम की तैयारी ना करें। ठीक, देखिए मैं जो बोलता हूँ एकदम स्पष्ट बोल रहा हूँ, आपको एक्स्ट्रा मोटिवेट नहीं करूंगा, क्योंकि आपके पास आरआरबी जेई है तो आप आरआरबी जेई में लगे रहिए। वहाँ सिंपल आपको सीधे ऑब्जेक्टिव वाले पेपर्स हैं, ऑब्जेक्टिव वाले पेपर्स कर लीजिए, वहाँ कोई 3-5 नहीं है, कोई फालतू का ऐसा नहीं है। पता चला इसमें आप लग गए और इसमें आप लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कुछ हो ही नहीं पा रहा, है ना, ये है। दूसरी बात, इनकी तैयारी कौन लोग कर सकते हैं, देखिए आपको लिखना तो है इसमें, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम भरपूर मिलेगा। टाइम कितना मिलेगा, देखिए अभी इसका एग्जाम डेट भी आ गया, हाँ एग्जाम डेट का मैंने बताना भूल गया, मैं बता देता हूँ। एग्जाम डेट है इसका, जो प्री का एग्जाम है आपका, प्री का एग्जाम 30 सितंबर, 30 सितंबर को लिखा हुआ है। अगर मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये यहाँ देख लीजिए, ये मैंने ओपन किया है, ये यहाँ लिखा हुआ 28/9/2025, 28/9/2025, मतलब 28 सितंबर को ये एग्जाम है, असिस्टेंट इंजीनियर कंबाइंड 2024, ये जो 7 तारीख को जिसका नोटिफिकेशन आया है। तो ये तो सामने लिखा हुआ है, अभी एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना। अब आपको टाइम मिनिमम 4 से 5 महीने का टाइम तो मिलेगा, है ना। तो आप ये मान लीजिए 31 जनवरी तक पेपर इसका जा सकता है,
और उसमें आपको जो है तो प्रॉपर लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब जो कॉन्सेप्ट डिकोडर के अंदर हम पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, आपको पता कई लोगों की थोड़ा सा ये शिकायत रहती है कि आप बहुत ज्यादा लिखवाते हैं। देखिए लिखवाया इसीलिए जाता है कि ताकि आप इन जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर रहें, तैयार रहें, मेंटली प्रिपेयर रहें। सब कुछ जब आप लिख लिख के करते हैं तो तीन चीजें होती है, एक तो चीजें याद हो जाती हैं, दूसरी बात ये होता है कि आप जब किसी चीज को लिख के करते हैं तो बाद में जब राइटिंग वाले एग्जाम आते हैं तो उनमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है चीजें, है ना। तो अगर आप राजस्थान के हैं या आप किसी अदर स्टेट के हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं हमारे साथ कॉन्सेप्ट डिकोडर के साथ। और आपको अभी ग्रुप ज्वाइन करना है, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप इसकी तैयारी करना होगा, तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं 7999720833। इन नंबर्स पे आप जो है तो कॉल कर लीजिएगा, आपको सारा कुछ जानकारी इसमें दे दिया जाएगा। ठीक, तैयारी पहली बात तो उनको करना चाहिए जो लोग अभी किसी ना किसी जॉब में हैं, मतलब या तो जेई की जॉब में वर्किंग है ना, या फिर किसी प्राइवेट जॉब में है, या फिर आप प्राइवेट जॉब में हो, तो आप जो है तो इसकी तैयारी अभी कर सकते हैं, जो टाइम आपको मिलता है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दूसरी, जो लोग भी एआई वगैरह की तैयारी करते रहते हैं, है ना, या फिर जो मान लीजिए बीपीएससी एआई की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी एआई के लिए भी वो डिटेल में वहाँ सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। यहाँ सिविल इंजीनियरिंग 400 नंबर की आ रही है, समझ रहे हैं ना। सिविल इंजीनियरिंग राजस्थान का आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान को सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग ये वाला पढ़ना पड़ेगा। हिंदी तो जनरली पढ़ ही लेंगे, ज़्यादा उसमें टाइम नहीं देना पड़ेगा। हाँ, राजस्थान का सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, तो ये चीज़ एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। प्राइवेट जॉब जिनके पास है और जो लोग अभी एआई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास वैकेंसी नहीं है, जिनकी तैयारी मतलब कुछ ठीक ठाक लेवल की है, वो लोग इसकी जो है तैयारी कर सकते हैं और इसका एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी एग्जाम, बहुत अच्छी पोस्ट है, और खासकर अदर स्टेट वालों के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि इसमें अलाउ किया गया है। हाँ, आरआरबी जेई की तुलना में इसमें उतना कंपटीशन नहीं रहा, क्योंकि आरआरबी जेई के अंदर देखिए क्या है कि पूरा भारत भर रहा है, पूरा भारत, और यहाँ क्या राजस्थान के ही मैक्सिमम रहेंगे गिने चुने, और कुछ अदर स्टेट के, मतलब आप ये मान सकते हैं कि 90% राजस्थान के रहेंगे और 5 से 10% अदर स्टेट के हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे, है ना। तो जैसे जो अदर स्टेट के हैं वो लोग भर सकते हैं। अभी तक का आंकड़ा जैसे पहले भी यही आता हुआ है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं रहता है कि बहुत ज्यादा एकदम कटथ्रोट कंपटीशन रहता है। इसका जो कट ऑफ वगैरह वो भी बहुत ज्यादा नहीं रहता, कट ऑफ वगैरह भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब एक ही वीडियो में सब कुछ डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि ज्यादातर चीजें हमने डिस्कस कर ली है, कौन से लोग तैयारी कर सकते हैं। फाइनल ईयर वाले हैं, जो फाइनल ईयर वाले वो तो बिल्कुल तैयारी करें, उनके पास देखिए अभी जोश है, आपके पास जोश है, जुनून है, आप अभी आराम से कर सकती हैं। आपके पास काफी टाइम हो गया तैयारी करने के लिए, आप अच्छे से तैयारी कर चुके हैं, तब भी आप थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस डाल करके तैयारी कर सकते हैं, तो इसमें सिलेक्शन लिया जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। तो बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप जाइए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में दे दी जाएगी आरपीएससी एआई के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई तो आप बिल्कुल बताइए, है ना। हमें हमारा नंबर, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7999720833। एक और नंबर है 9340888429। इन नंबर पे आप व्हाट्सअप करके आपकी जो भी क्वेरी है या वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।